हम करने वाले हैं पॉलिटिकल रिविजन, संसदीय कार्यप्रणाली। तो शुरू करते हैं। भारत में नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक में लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं। वह अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन करता है और लोकसभा स्पीकर के द्वारा सदन के संचालन के 10 वरिष्ठ सांसदों का मनोनयन किया जाता है। फिर लोकसभा का जो स्पीकर हो जाता है वो 10 वरिष्ठ सदस्यों को चयन करता है जो लोकसभा स्पीकर के एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य का संचालन करते हैं। फिर लोकसभा में सांसदों के बैठने की व्यवस्था। तो लोकसभा में सांसदों के बैठने की व्यवस्था होती है। तो लोकसभा का आकार अर्धचंद्राकार होता है जिसमें 6 ब्लॉक होते हैं। प्रत्येक ब्लॉक में 11 खाने होते हैं, यानी गोल व्यवस्था होती है। इसमें 6 इस तरह के ब्लॉक होते हैं और इसमें 11 खाने होते हैं। इस तरह 11 खाने होते हैं। तो 11 खाने 6 ब्लॉक के माध्यम से स्पीकर के बैठने का स्थान होता है। तो इनके बीच में जो है स्पीकर ऊंचे स्थान पर बैठता है जो सदस्य के सबसे ऊंचा स्थान होता है। स्पीकर के दाहिनी ओर सत्ता पक्ष के सदस्यों के बैठे जाते हैं जबकि बाईं ओर विपक्ष के सदस्य बैठते हैं। 6 ब्लॉकों में 20 सीटें आगे की होती हैं जिन्हें तथा उनके सभी दलों के वरिष्ठ नेताओं के सदन में उनकी संख्या के अनुसार सीटें आवंटित होती हैं, यानी वरिष्ठ नेता सब दलों के बैठते हैं। लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार को स्पीकर सीट आवंटित कराता है कि वो कहाँ बैठेगा। फिर सभा जो होती है राज्यसभा में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था। तो राज्यसभा भी अर्धचंद्राकार बना हुआ है। इनके बीच जो होता है जिसके बीच राज्यसभा का सभापति बैठने की व्यवस्था होती है। फिर 6 ब्लॉक होते हैं इसमें भी और लेकिन 7 खाने होते हैं। तो सत्ता पक्ष के सभी जो सदस्य होते हैं सभापति के दाईं ओर बैठते हैं और विपक्ष के सदस्य बाईं ओर बैठते हैं। इसमें 20 सीटें आगे की होती हैं जो सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री और सदन के उपाध्यक्ष या अन्य वरिष्ठ नेताओं के लिए निर्धारित होती हैं। अब संसदीय कार्य मंत्री। तो संसद में जो कार्य करते हैं, संसद में कार्य संचालन का समूचा दायित्व संसदीय कार्य मंत्री का होता है। संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा सदन के समूचे कामकाज की निगरानी की जाती है। संसदों के बैठकों को बुलाना, राष्ट्रपति का संबोधन और संसद के द्वारा विधि पारित करने के लिए समय निर्धारण एवं समर्थन का है इस मंत्री का दायित्व होता है। संसद में सत्ता पक्ष के सदस्यों की उपस्थिति के लिए हीप की भी जारी किया जाता है, यानी एक हीप जारी किया जाता है। संक्षेप में संसद के समूचे कार्यकाल के दायित्व संसदीय कार्य मंत्री के हाथों में होता है। जो संसद का पूरा कार्य उसके हाथों में होता है, कैसे काम करना है, जो स्पीकर के परामर्श करके सदन का कार्य का संचालन करता है। अब संसद का सत्र। तो संसद के जो सत्र होते हैं उसको बुलाना। संसद की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होती है और दोपहर 1 से 2 बजे के बीच भोजन का अवकाश होता है। तो 2 बजे से शाम 6 बजे के बीच सरकारी कामकाज और विशेष कार्य जो होते हैं विशेष चर्चाएं आयोजित की जाती हैं। तो 11 बजे शुरू होता है, 6 बजे तक चलता है। इसमें से 1 से 2 बजे के बीच भोजन के लिए स्थान वो होता है, छुट्टी होती है। बजट सत्र होता है। तो 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो है फरवरी से मई तक होता है और सबसे महत्वपूर्ण लंबा होता है। फिर मानसून सत्र है वो जुलाई से सितंबर में होता है। शीतकालीन सत्र नवंबर और दिसंबर तक होता है, नवंबर दिसंबर में होता है। प्रत्येक सत्र की बैठकों के बीच समयांतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा कभी कभी विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है। अब सत्रावसान। तो सत्रावसान का मतलब क्या है, तो संसद के विभिन्न सत्रों के बीच के अंतराल ही सत्रावसान कहलाता है, यानी एक सत्र खत्म हो गया फिर दूसरा चालू होगा तो उनके बीच का जो अंतर है उसे सत्रावसान कहते हैं। इसका अधिकार राष्ट्रपति को है और यदि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सत्रावसान के बाद सदन के पटल पर लंबे सभी संकल्प प्रस्ताव समाप्त हो जाते हैं लेकिन विधेयक समाप्त नहीं होते। तो जो संकल्प होते हैं वो प्रस्ताव रखे जाते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन यदि कोई विधेयक आया है तो वो समाप्त नहीं होता है। अब है कोरम।
वो कोरम की व्यवस्था है कि यदि सदन के 10 सदस्य यानी पूरे सदन के 1/10 सदस्य यानी सदन की कार्यवाही के लिए निश्चित न्यूनतम सदस्यों की संख्या को कोरम कहा जाता है। वर्तमान में सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग कोरम होता है, जिसमें सदन के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं। फिर कोरम के अभाव में सदन की कार्यवाही संभव नहीं है। यदि कोरम में इतने लोग नहीं हैं 10% लोग, तो फिर वो कार्यवाही नहीं हुई। कोई भी सदस्य कोरम के अभाव का मामला पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। अतः लोकसभा में 55 सदस्यों की उपस्थिति कोरम के लिए आवश्यक है, क्योंकि राज्यसभा में 25 सदस्य कोरम के लिए पर्याप्त हैं। तो राज्यसभा में 25 व्यक्ति होने चाहिए तभी बैठक होगी, और लोकसभा में 55 सदस्य होने चाहिए तभी आगे प्रक्रिया होगी, बैठक होगी यानी। फिर मतदान की प्रक्रिया। संसद में सामान्यतः अधिकांश विषयों पर निर्णय ध्वनि मत से तथा इसके अतिरिक्त किसी विषय पर निर्णय के लिए मत विभाजन का प्रयोग भी किया जाता है। ध्वनि मत से भी वो विधेयक पारित हो जाते हैं, या फिर मत का विभाजन होता है तो सांसदों के मत को अंकित करने के लिए एक स्वचालित मशीन का प्रयोग किया जाता है, यानी मत यानी वोट को गिना जाता है। इसमें हाँ के लिए हरे रंग का बटन, ना के लिए लाल रंग का बटन दबा होना होता है। जो सदस्य मतदान का प्रयोग नहीं करना चाहता है वो काले रंग के बटन का प्रयोग करता है, और मतदान के दौरान सदन के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अब है स्थगन। तो सदन के क्रियाकलाप को स्थगित करना ही स्थगन कहलाता है, यानी सदन में जो काम चल रहा है उसको स्थगित कर देना। कुछ स्थगन संसदीय नियम के भाग होते हैं, यानी संसद का नियम होता है। जैसे दोपहर 1 बजे सदन की बैठकें भोजन अवकाश के लिए, तथा कई बार सांसदों के दुर्व्यवहार के कारण भी संसद की कार्यवाही स्थगित हो जाती है। तो भोजन के लिए तो छुट्टी होती ही है, और दुर्व्यवहार हो रहा है, शोर शराबा, तो भी सदन स्थगित हो जाता है, जो सदन के सभापति द्वारा किया जाता है। और सदन का स्थगन निश्चित समय के लिए हो सकता है, क्योंकि स्पीकर के द्वारा सदन की बैठक का समय और तिथि की घोषणा की जाती है, तो वो बता देते हैं कब लगेगी ये बैठक। स्थगन अनिश्चित भी कल्पना भी हो सकती है कि अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। अनिश्चितकालीन स्थगन का अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष को है, जब वह सदन के अगले दिन की बैठक की तिथि को निर्धारित किए बिना लोकसभा की बैठक को स्थगित कर देता है। कि अब बैठक कब होगी वो नहीं बताता, तो वो अनिश्चित हो जाता है, उसे अनिश्चितकालीन स्थगन कहा जाता है। अब है विघटन। तो लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है जब, यानी सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो लोकसभा विघटन कार्यकाल के पूर्ण होने के बाद अर्थात 5 वर्ष के पूर्ण काल से पहले ही विघटन किया जा सकता है। अगर सरकार का काम पूरा नहीं हुआ, समय पूरा नहीं हुआ, तो 5 वर्ष से पहले भी उसका विघटन किया जा सकता है। इसमें केवल लोकसभा का विघटन होता है, राज्यसभा का नहीं, क्योंकि लोकसभा विघटन राष्ट्रपति के द्वारा विघटन किया जा सकता है और कार्यकाल का अंत हो जाता है, और नए लोकसभा का फिर चुनाव होता है। तो लोकसभा विघटन होती है तो नया लोकसभा का चुनाव होगा। वह अधिवेशन क्या है? तो संसद की प्रतिदिन की बैठकें अधिवेशन कहलाती हैं। तो सदन की बैठकों में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य अपने अपने सदस्यों की बैठकों में भाग लेते हैं। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं तो अपने अपने सदन में बैठते हैं, यानी राज्यसभा वाले राज्यसभा में बैठेंगे और लोकसभा वाले लोकसभा में बैठते हैं। परंतु मंत्री परिषद के सदस्य दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। जो मंत्री हैं वो दोनों जगह बैठ सकते हैं, यद्यपि वे उसी सदन में मतदान उसी में करेंगे जिसके वे सदस्य हैं। मंत्रियों के अतिरिक्त भारत के महान्यायवादी को भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। तो महान्यायवादी जो वकील होते हैं सरकार के, वो भाग लेते हैं। सदन की भाषा। तो संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जो संसद है, संसद का काम हिंदी और अंग्रेजी में होगा, और सदन में प्रस्तुत कोई विधेयक अथवा प्रश्न हिंदी अंग्रेजी भाषा में ही प्रस्तुत होंगे। तो कामकाज की भाषा हिंदी अंग्रेजी है, लेकिन पीठासीन अधिकारी की अनुमति से कोई भी सांसद अपनी मातृभाषा में संसद को संबोधित कर सकता है। तो अनुमति लेकर वो अपनी मातृभाषा में बोल सकता है। वह प्रश्नकाल।
तो प्रश्नकाल क्या है, प्रश्नकाल 11 बजे से 12 बजे तक होता है। इसमें जो सांसद हैं वो मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं और सांसद के द्वारा लोकसभा सचिवालय को प्रश्न की सूची दी जाती है। सचिवालय से संबंधित मंत्रालय को संप्रेषित करते हैं, यानी सचिवालय का जो सचिवालय है, जिस मंत्री के संबंध में क्वेश्चन पूछना है तो उस मंत्री को प्रश्न दे देता है। तो सरकार 50 से ज़्यादा मंत्रालयों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया। 50 से ज़्यादा मंत्रालय है तो उन्हें 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। और सदन में अलग अलग दिन अलग अलग मंत्रालय के उत्तर के लिए निर्धारित होता है कि आज इस श्रेणी के मंत्रालय से क्वेश्चन पूछेंगे। तो मंत्रियों से सरकारी प्रश्न एवं नीतियों के संबंध में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों में प्रश्न पूछे जाते हैं। लोकसभा में एक दिन में 20 मौखिक प्रश्न और 230 लिखित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो लोकसभा में प्रश्न पूछते हैं, 20 मौखिक प्रश्न पूछते हैं, और राज्यसभा में 15 मौखिक प्रश्न और 155 लिखित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और सदन में दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक जो भी सदन है तो उसमें दोनों प्रकार के लिखित और मौखिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न जो है तार्किक प्रश्न एवं द्वितीय अतार्किक प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। तार्किक होते हैं, अतार्किक जिनमें हिंदी अंग्रेजी में पूछा जा सकता है तथा ऐसे प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए 15 दिन पूर्व आवेदन करना होता है। तो अगर प्रश्न का उत्तर चाहिए तो 15 दिन पहले आवेदन करें। फिर तार्किक प्रश्न, तार्किक यानी मौखिक रूप से सांसद प्रश्न पूछता है और तार्किक प्रश्नों का मौखिक जवाब मंत्री देता है। प्रश्नों की संख्या सीमित होती है। एक दिन में 20 तार्किक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें 2 पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, यानी यदि उत्तर नहीं मिला है तो उसके संबंध में और उसी से दूसरा प्रश्न पूछें तो 2 पूरक उत्तर पूछे जाएंगे और 20 तार्किक प्रश्न पूछे जा सकते हैं एक दिन में। तथा स्पीकर की अनुमति से अन्य सदस्य भी प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर अतार्किक प्रश्न, इसमें क्या है, संसद के द्वारा लिखित रूप में जिन्हें कम से कम 15 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है। 15 दिन पहले नोटिस दें आप, फिर उस प्रश्न का उत्तर लिखित में मिलेगा तो लिखित जवाब दिया जाता है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 230 प्रतिदिन होती है। एक दिन में 230 प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसे पूरक प्रश्न भी पूछा जाता है, यानी पूरक प्रश्न जो होते हैं तो पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी नहीं पूछे जा सकते। पूरक प्रश्न इसमें नहीं पूछे जाते, जबकि तार्किक वाले में पूरक प्रश्न पूछे जाते। लिखित देंगे तो उसमें पूरक प्रश्न का कोई सवाल ही नहीं है। अब है अल्पकालिक प्रश्न, तो इसके अतिरिक्त संसद में अल्प सूचना प्रश्न भी पूछे जाते हैं, यानी समय नहीं था तो पहले सूचना नहीं दे पाए, जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक विषय से संबंधित होते हैं। इन्हें 15 दिन से कम अवधि में पूछा जा सकता है। तो इसके अंतर्गत मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं तथा मंत्री उत्तर भी मौखिक रूप से देते हैं। तो अल्पकालिक प्रश्न हो जाएंगे। फिर आधे घंटे की चर्चा का विषय है, तो इसके लिए महासचिव को 3 दिन पहले नोटिस देनी पड़ती है। आधे घंटे की यदि आपको चर्चा करनी है तो 3 दिन पहले नोटिस दीजिए। यदि किसी सांसद को तार्किक प्रश्न अथवा अतार्किक प्रश्न जो थे उनके माध्यम से पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हुई है तो वह प्रश्न के उत्तर अस्पष्ट है उसका, तो वह पूर्ण स्पष्टीकरण के लिए चर्चा आयोजित करता है, और जिसमें 5:30 बजे का समय और 6 बजे के बीच का जो समय है, एक सप्ताह में 3 बार आयोजित किया जाता है। नहीं, एक सप्ताह में 3 बार इस तरह की चीज़ें आयोजित की जाएंगी तो वो अपने प्रश्न का हल कर लेगा आधे घंटे की बहस में। फिर है अल्पकालिक चर्चा, तो आधे घंटे की चर्चा थी और ये है अल्पकालिक चर्चा। तो अल्पकालिक चर्चा में क्या है, सार्वजनिक महत्व के किसी मुद्दे को संसद के समक्ष उठाया जाता है, जिसके लिए सदन को 2 या अन्य सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए होते। तो अल्पकालिक यदि चर्चा करनी है विषय पर किसी तो 2 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए उस मामले पर, एवं मामले को उठाने के कारण भी बताने होंगे कि क्यों आप मामला उठाना चाह रहे हैं। स्पीकर के द्वारा सप्ताह में 2 दिन इस चर्चा के लिए आवंटित होते हैं।
और चर्चा की अवधि सामान्यतः 2 घंटे होती है। तो 2 घंटे तक आपको अवधि मिलेगी सप्ताह में 2 दिन के लिए। चर्चा के अंत में मतदान नहीं होता, परंतु मंत्री द्वारा संक्षिप्त उत्तर दिया जा सकता है। फिर लोकसभा में नियम 193 के अंतर्गत उठाया जा सकता है इसे अल्पकालिक चर्चा। तो अल्पकालिक चर्चा सप्ताह में दो घंटे के लिए दी जाती है, 2 दिन में। और जो अल्पकालिक चर्चा के सिवा जो थी अभी आधे घंटे की चर्चा, तो ये 3 दिन होती है सप्ताह में। अब है नियम 377 के अंतर्गत चर्चा हो सकती है। तो लोकसभा में जिन मुद्दों को प्रश्नकाल, फिर अल्पकालीन प्रश्न और आधे घंटे की चर्चा के दौरान भी नहीं पूछा जा सका है, यानी इतने समय हो गया लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सका है, तो वह मुद्दा उनके माध्यम से संसद के समक्ष उठाया जा सकता है। इसके लिए स्पीकर को 10 बजे नोटिस देना होता है, यानी स्पीकर को 10 बजे नोटिस देगा वो, और सप्ताह में 1 से ज़्यादा बार यह मुद्दा नहीं उठाया जा सकता। तो सप्ताह में सिर्फ 1 बार ही मुद्दा उठेगा, और 20 सांसदों के समर्थन पर ये मुद्दा समक्ष में उठाया जा सके। 20 सांसद आपसे समर्थन में है तो उठाया जाएगा। फिर चर्चा के अंत में संबंधित उस मंत्री उसका उत्तर देंगे। तो नियम 377 के अंतर्गत भी उठाया जा सकता है। फिर नियम 184 के अंतर्गत चर्चा करनी है। तो लोकसभा के स्पीकर की अनुमति के बाद किसी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे को इसमें उठाया जा सकता है। चर्चा के लिए निर्धारित समय स्पीकर के द्वारा निश्चित किया जाता है। तो स्पीकर जब समय बताएगा उस तभी उठाएंगे। और अंत में मतदान का भी प्रावधान है। तो जो नियम 184 इसमें मतदान होता है और बाकियों में मतदान नहीं था। फिर अनिश्चितकालीन प्रश्न, लोकसभा निश्चित नहीं होते प्रश्न, अनिश्चितकालीन प्रश्न होते हैं। तो लोकसभा स्पीकर के द्वारा किसी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए, परंतु उस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कोई तिथि या समय की घोषणा न हो, तो वह अनिश्चितकालीन प्रश्न होता है। यानी उसमें समय निर्धारित नहीं है कि कब पूछने को मिलेगा आपको, उसका आंसर कब मिलेगा, लेकिन प्रस्ताव स्पीकर ने स्वीकार कर लिया तो अनिश्चितकालीन प्रस्ताव प्रश्न होगा। अब है शून्यकाल, तो ये रोज ही होता है। तो शून्यकाल के लिए सांसद को उसी दिन 10 बजे स्पीकर को नोटिस देना होगा, और जिस दिन मुद्दा उठाया जाएगा उसका महत्वपूर्ण लोक महत्व के कारण इसे तत्काल सदन के समक्ष उठाने की अनुमति ली जाएगी कि लोक महत्व का मुद्दा है तो तत्काल इस पर प्रश्न उठना चाहिए। और लोकसभा में एक दिन में 20 मुद्दे, जबकि राज्यसभा में 7 मुद्दे उठाए जा सकते हैं। तो शून्यकाल में 20 प्रश्न उठाए जा सकते हैं और राज्यसभा में 7 मुद्दे उठाए जा सकते हैं। तो प्रश्न नहीं है, मुद्दे हैं। तो शून्यकाल 12 बजे से 1 बजे तक होता है। तो शून्यकाल का प्रचलन भारतीय संसदीय परंपरा की देन है, और शून्यकाल या प्रश्नकाल के बाद प्रारंभ होता है। तो शून्यकाल जो 12 बजे से 1 बजे के बीच होता है वो प्रश्नकाल के बाद होता है। अधिक महत्वपूर्ण विषयों पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है, और वर्ष 1962 में प्रारंभ हुआ था ये। तो 1962 से प्रारंभ है ये। अब संसद के विभिन्न प्रस्ताव, तो विधायिका में कार्य करने का एक तरीका है जिसके द्वारा विधायिका के सदस्य अपने विचार इच्छाओं को प्रकट करते हैं, और इसी के द्वारा विधायक को अनेक कार्य संपादित होते हैं। प्रस्ताव अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे बजट से संबंधित प्रस्ताव, विधायी प्रस्ताव और विशेष अधिकार प्रस्ताव। फिर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सदन के द्वारा अपने निर्णय और मत व्यक्त किए जाते हैं। तो इस तरह के संसद में विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव आते हैं। फिर मूल प्रस्ताव, यानी यह एक पूर्ण प्रस्ताव है जो स्वयं में स्वतंत्र होता है। इसके द्वारा सदन अपना मत व्यक्त करती है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति के सदन में संयुक्त संबोधन के बाद धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। तो ये मूल प्रस्ताव है, यानी सदन अपना मत व्यक्त करती है।
है स्थानापन्न प्रस्ताव। जो प्रस्ताव सदन के मूल प्रस्ताव के स्थान पर लाए जाते हैं उन्हें स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं। इसके द्वारा सदन में कोई भी सदस्य अपनी इच्छा मत स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकता है, लेकिन मूल प्रस्ताव पर निर्भर होता है। तो मूल प्रस्ताव के समान होते हैं, मूल प्रस्ताव पर स्थान होते हैं। तो ये स्थानापन्न प्रस्ताव है। तो कोई भी सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार इसमें मत व्यक्त कर सकता है, दल के आधार पर नहीं। तो स्थानापन्न प्रस्ताव होते हैं। यहाँ पे सहायक प्रस्ताव, तो ये मूल प्रस्ताव के बाद प्रस्तुत व मूल प्रस्ताव पर पूर्णतः निर्भर होते हैं। तो मूल प्रस्ताव जो आए थे उन्हीं पर के बाद प्रस्तुत किए जाते हैं सहायक प्रस्ताव, और उसी मूल प्रस्ताव पर निर्भर भी होते हैं। सहायक प्रस्ताव में अनेक प्रस्ताव शामिल होते हैं। सदन में किसी भी विधेयक पर विचार करना अनुषंगी प्रस्ताव कहलाता है। किसी भी विधेयक है तो उस पर विचार कर रहा है तो उसके संबंध में अनुषंगी प्रस्ताव, यानी विभिन्न समितियों को दिए गए विधेयक तथा जनता की इच्छा के लिए प्रचलित विधेयक सुपरसीडिंग प्रस्ताव कहे जाते हैं। जब विधेयक में संशोधन प्रस्ताव को संशोधनात्मक प्रस्ताव कहा जाता है। तो सुपरसीडिंग प्रस्ताव भी हो सकते हैं, और जब विधेयक में संशोधन करना है तो संशोधनात्मक प्रस्ताव आते हैं। अब है धन्यवाद प्रस्ताव। तो धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव को अनुच्छेद 87 के अंतर्गत प्रावधान है। तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति नवनिर्वाचित लोकसभा के पहले सत्र और वर्ष के पहले सत्र में संसद को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। इस प्रस्ताव पर सामान्यतः 3-4 दिन तक चर्चा होती है, और चर्चा के दौरान सभी दलों के सदस्यों की उनकी संख्या के अनुपात में सदन की चर्चा के लिए समय आवंटित होता है। यानी हर दल को जितनी सदस्य संख्या है उसके आधार पर उसे चर्चा का समय दिया जाता है, और प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मतदान भी होता है। और विपक्ष द्वारा सरकार की नीतियों या प्रशासनिक विफलताओं की भी आलोचना की जाती है। यदि मतदान में सरकार पराजित हो जाए तो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, और चर्चा के अंत में प्रधानमंत्री द्वारा जवाब दिया जाता है। तो धन्यवाद प्रस्ताव होता है जो राष्ट्रपति के भाषण के बाद 3-4 दिन बहस के बाद लाया जाता है। अब है स्थगन प्रस्ताव। तो स्थगन में इस प्रस्ताव के द्वारा सदन का सामान्य कामकाज स्थगित कर सार्वजनिक महत्व के किसी मुद्दे पर विचार किया जाता है। और 15वीं लोकसभा में पहली बार ऐसा हुआ जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद विपक्ष के दल के ने स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग करने लगे। और स्थगन प्रस्ताव विशेष प्रक्रिया है जिसमें लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है, क्योंकि जब स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है तो सदन की सामान्य कार्यवाही क्या होती है, स्थगित हो जाती है। तो इसलिए 50 सदस्य की सहमति होनी चाहिए। फिर कोई सार्वजनिक महत्व का अति आवश्यक विषय जिससे पूरे देश प्रभावित हो तो स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा। स्थगन प्रस्ताव में लाए जाने वाला विषय सुनिश्चित होना चाहिए कि इसी विषय के लिए ला रहे हैं। किसी सदन के निजी मुद्दे या निजी शिकायत को इसमें नहीं उठाया जाता। तो कोई जो सांसद है उसके संबंध में कोई निजी मुद्दा है तो उसके लिए ये स्थगन प्रस्ताव नहीं आया, यानी पूरी कार्यवाही नहीं रोकी जाएगी। अब प्रभाव, तो जो आप प्रस्ताव ला रहे हैं स्थगन प्रस्ताव उसका प्रभाव भी बड़ा होना चाहिए, यानी इस पर मतदान होता है। तो स्थगन प्रस्ताव जब आता है तो इस पर मतदान होता है। यदि सरकार के विरुद्ध यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तब सरकार की निंदा मानी जाती है तथा इसके पारित होने पर सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और स्थगन प्रस्ताव राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। तो स्थगन प्रस्ताव राज्यसभा में नहीं आता है, सिर्फ लोकसभा में आता है। अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है यह संसदीय प्रक्रिया यानी भारतीय संसद की देन है। इसमें किसी भी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर तत्कालिक मुद्दे पर किसी भी मंत्री का ध्यान आकर्षण किया जाता है। जो सार्वजनिक महत्व का मुद्दा है तो उस पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस प्रस्ताव को सामान्यतः मंत्री के बयान पर चर्चा नहीं होती, परंतु अंत में मंत्री संक्षिप्त बयान देते हैं। और भारतीय संसदीय इतिहास में 1954
से ही यह प्रचलन में है। और शून्यकाल के विपरीत प्रक्रिया या नियमों का उल्लेख है। तो शून्यकाल के समय है, शून्यकाल के विपरीत इस प्रक्रिया के नियमों का उल्लेख है। यानी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव राज्यसभा के पत्र के प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। तो राज्यसभा के पत्र के रूप में जाना जाता है ये मंत्री का ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। अब है अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। इसका उद्देश्य लोकसभा में नियम 198 में किया गया है। इसका मतलब जो संसद के लोकसभा के जो नियम है उनमें इसका उल्लेख है। इस प्रस्ताव को लाने के लिए कोई निश्चित कारण बताने की जरूरत नहीं होती है कि किस कारण ला रहे हैं। पहला अविश्वास प्रस्ताव नेहरू सरकार के विरुद्ध 1963 में लाया गया। तकनीकी रूप से अविश्वास प्रस्ताव सदन में कोई मुद्दा उठाने या संसदीय माध्यम नहीं है, यानी किसी मुद्दा उठाने के लिए नहीं लाया जाता, क्योंकि ये प्रस्ताव तब लाया जाता है जब सरकार बहुमत खो चुकी हो, तो सरकार की सत्ता में रहने का अधिकार ना हो, और यदि लोकसभा में 50 सदस्य खड़े होकर मांग करें कि अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है, यानी 50 सदस्य लोग इस पर सहमत हो तब अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाएंगे। और विपक्ष के द्वारा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, यानी सरकार जो है उसके विपक्षी जो होते हैं, विपक्ष वाले, तो वो उनकी मांग पर लाया जाता है। यह बिंदु ध्यान देने योग्य है कि एक सदन में एक बार से अधिक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता, यानी सदन एक चल रहा है तो एक सदन में एक बार ही आएगा अविश्वास प्रस्ताव। 2008 में मनमोहन सिंह सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसमें वे विजयी रहे और प्रस्ताव सदन के सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है। तो सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, ये जांचने के लिए कि बहुमत है कि नहीं। अब है विश्वास प्रस्ताव। तो विश्वास प्रस्ताव सरकार के द्वारा लाया जाता है, लेकिन इसका संसद के प्रावधान में उल्लेख नहीं है। इसका प्रयोग गठबंधन सरकार के युग में होने लगा है। पहली बार 1989 में चरण सिंह सरकार को राष्ट्रपति ने विश्वास मत प्राप्त करने का निर्देश दिया, परंतु चरण सिंह ने विश्वास मत प्राप्त करने से पहले त्याग पत्र दे दिया, जिसके पश्चात नरसिंह राव की सरकार को राष्ट्रपति ने विश्वास मत प्राप्त करने का निर्देश दिया, लेकिन नरसिंह राव सरकार ने विश्वास मत प्राप्त कर लिया। और बीपी सिंह सरकार, देवगौड़ा सरकार ने विश्वास मत पेश किए, लेकिन ये पराजित रहे। तो बीपी सिंह सरकार पराजित रही थी और देवगौड़ा सरकार भी पराजित रही थी विश्वास मत प्राप्त में, लेकिन नरसिंह राव सरकार विजयी रही। और निंदा प्रस्ताव है। तो यह प्रस्ताव लोकसभा में विपक्ष द्वारा किसी मंत्री की आलोचना के लिए लाया जाता है, निंदा करने के लिए। इसका उद्देश्य सरकार के कार्यों की आलोचना करना होता है, लेकिन इस प्रस्ताव को पास करने से सरकार नहीं गिरती, यानी आप पास कर देंगे तो सरकार इससे नहीं गिरेगी, लेकिन यह प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध अत्यंत गंभीर माना जाता है, जो मंत्री या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव लाने के लिए किसी स्पष्ट नियम का उल्लेख नहीं है, फिर भी 50 सदस्यों के समर्थन से यह प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव को लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। तो निंदा आप मंत्रियों की कर रहे हैं तो लोकसभा में लाया जाएगा। अब है विशेष अधिकार। तो विशेष अधिकार या हनन। तो संसद और सांसदों संसद में क्या है, संसद व सांसदों के विशेष अधिकार होते हैं, जिनका उल्लेख मंत्री और किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है। तो इनका उल्लंघन किसके द्वारा किया जा सकता है, कोई अगर सामान्य व्यक्ति है तो वो भी कर रहा हो या मंत्री कर रहा हो। तो सदन के सत्र के दौरान यदि मंत्री कोई सूचना सदन को ना देगा, प्रेस को दे दे, तो इसे सदन के विशेष अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है तो भी उसे सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो इसे विशेष अधिकार के हनन प्रस्ताव कहेंगे।
अब संकल्प। संकल्प क्या है? तो सदन में प्रस्तुत मूल प्रस्ताव अर्थात स्वतंत्र आत्मनिर्भर प्रस्ताव संकल्प कहलाते हैं। यानी कोई प्रस्ताव है वो आत्मनिर्भर अपने आप में है। और संकल्प 3 प्रकार के होते हैं। निजी सदस्यों के संकल्प के द्वारा कोई भी गैर सरकारी सदस्य जो मंत्रिमंडल का भाग नहीं है, यानी सदन का सदस्य है लेकिन मंत्रिमंडल का भाग नहीं है, तो सदन के समक्ष कोई विधेयक या संकल्प प्रस्तुत करता है तो वो निजी होगा, यानी गैर सरकारी विधेयक होगा, निजी सदस्य होगा। फिर संसदीय शासन में ज़्यादातर संकल्प मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए सरकारी संकल्प कहे जाते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय संधियों समझौतों को सरकार संकल्प के रूप में प्रस्तुत करती है। तो अतः संकल्प के द्वारा सदन में मत प्रस्तुत किया जाता है और विधि का निर्माण भी किया जाता है। तो सरकारी प्रस्ताव होते हैं इस तरह के। अब हम संसदीय शासन में विधि निर्माण और का मुख्य स्थान होता है। संसद में क्या होता है? विधि निर्माण करना मुख्य काम होता है संसद का। और विधि निर्माण से संबंधित संकल्प को संवैधानिक संकल्प कहा जाता है, जिसके द्वारा विभिन्न विधेयकों के निर्माण तथा संविधान संशोधन पर संकल्प प्रस्तुत किया जाता है। अब प्रस्ताव एवं संकल्प में अंतर। तो प्रस्ताव क्या है और संकल्प क्या है? तो इनके बीच विषय वस्तु का अंतर नहीं है बल्कि प्रक्रिया का अंतर है। जिस प्रस्ताव को सदन स्वीकार कर लेता है तो वे संकल्प कहे जाते हैं, और किसी प्रस्ताव को सदन के द्वारा बहुमत से पारित किया जाता है तो उस प्रस्ताव या मतदान किया जाता है तो उसे संकल्प कहते हैं। और सभी संकल्प मूल प्रस्ताव कहलाते हैं। मूल रूप में वो प्रस्ताव ही होते हैं संकल्प। और जब भी प्रस्ताव मूल प्रस्ताव हो तो यह आवश्यक नहीं कि संकल्प पर सदैव मतदान हो। तो जब भी मूल प्रस्ताव होगा जो प्रस्ताव, तो उसमें ज़रूर नहीं है कि उस पर मतदान होगा, लेकिन जब वो प्रस्ताव पर मतदान होना आवश्यक नहीं होता है तो संकल्प जो होते हैं उस पर ज़रूर नहीं है कि उस पर मतदान होगा, तो वो क्या कहलाएंगे? आवश्यक नहीं होता कि मतदान हो तो संकल्प होंगे। अब अंतर समझते हैं, संकल्प और प्रस्ताव में क्या अंतर है। तो संकल्प और प्रस्ताव, जिस प्रस्ताव को सदन स्वीकार कर लेता है उसे संकल्प कहते हैं। तो सदन स्वीकार कर लेता है तो संकल्प कहलाएंगे। और प्रस्ताव संसद के द्वारा स्वीकार एवं अस्वीकार किया जा सकता है तो उसे भी प्रस्ताव कहलाते हैं। तो जैसे स्वीकार कर लेते हैं तो संकल्प, और प्रस्ताव स्वीकार हो सकता है और अस्वीकार भी हो सकता है तो वो प्रस्ताव है। संकल्प पर मतदान अनिवार्य रूप से होता है, इसमें प्रस्ताव पर मतदान आवश्यक नहीं होता कि प्रस्ताव जो आया है उस पर मतदान होगा कि नहीं होगा, जरूरी नहीं है। अब राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए सदन में संकल्प लाया जाता है। सरकार का किसी विशेष मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए सदन में प्रस्ताव लाया जाता है तो प्रस्ताव होते हैं। अब है संकेतक या हीप। तो ये हीप एक प्रकार का निर्देश होता है। तो हीप एक प्रकार निर्देश है जो विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने दलों के सांसदों के लिए प्रयोग किया जाता है। अतः सांसदों के सदन में उपस्थित या मतदान के लिए हीप का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक सदन में प्रत्येक दल के द्वारा एक मुख्य हीप की नियुक्त होता है जो सुनिश्चित करता है कि दल के सदस्य उसके दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करें एवं सदन में उपस्थित रहें। हीप के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप संसद की सदस्यता दल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत समाप्त की जा सकती है। यदि कोई संसद जो है वो अपने दल के हीप को नहीं अनुसार काम नहीं करता तो वो क्या करे, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी दल के अनुसार। यदि किसी भी दल का सदस्य दल के निर्णय के विरोध में मतदान करे तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो हीप 3 प्रकार के होते हैं। एक पंक्ति का हीप जो सदस्यों के लिए बाध्यकारी नहीं होता, यानी मतदान के लिए सूचना दी जाती है। फिर 2 पंक्ति का हीप जिसमें संसद में मतदान के दौरान सदस्यों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया जाता है कि आप मतदान होने वाला उपस्थित रहें। तीसरी पंक्ति का हीप जिसमें सांसदों की उपस्थिति और मतदान के लिए स्पष्ट निर्देश होता है कि आप मतदान करें, और यह सबसे कठोर माना जाता है। इसका प्रयोग अविश्वास प्रस्ताव जैसे
महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए किया जा सकता है और इसके उल्लंघन आदि होता है तो सदस्य की क्या है, सदस्यता समाप्त हो जाएगी जो सदस्य है। अब सत्ता पक्ष के लिए संसदीय कार्य मंत्री, तो सत्ता पक्ष के संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा ही जारी किया जाता है। संसद जो होती है उसके कार्य मंत्रालय जो होता है वो हीप जारी करता है हर एक दल को। हीप का प्रयोग सदन में कोरम बनाए रखने के लिए भी किया जाता है तथा उन्हीं पार्टियों के निर्देश के अनुसार कार्य करने के लिए कहा जाता है। हीप की व्यवस्था लोकतंत्र की मान्यताओं के प्रतिकूल माना जाता है क्योंकि इसमें सदस्यों को अपनी इच्छा से नहीं बल्कि दल की इच्छा के अनुसार कार्य करना होता है। अतः हीप के द्वारा निर्मित अनुशंसन लोकतंत्र की भावना के प्रतिकूल प्रतीत होते हैं, यानी लोकतंत्र की भावनाओं के अनुसार नहीं लगते हैं। अब है व्यवस्था पर प्रश्न। यदि संसद की कार्यवाही सदन के नियम के अनुसार संचालित न हो और कोरम का अभाव हो और सदन के किसी सदस्य के द्वारा स्पीकर या सभापति का ध्यान व्यवस्था के प्रश्न की ओर आकर्षित किया जा सकता है। व्यवस्था का प्रश्न सदन की किसी निश्चित कार्यवाही की समाप्ति तथा दूसरी कार्यवाही के प्रारंभ के बीच उठाया जा सकता है, तो व्यवस्था के आधार पर होता है। अब है संसदों जो है संसद की परिवर्तित सामाजिक पृष्ठभूमि, संसद में किस तरह से परिवर्तन हुआ है। और तो पहली लोकसभा में वकीलों की संख्या 35% थी और तीसरी लोकसभा में 24% थी वकील, और 11वीं लोकसभा में संसद घटकर 12% हो गई। और पहली लोकसभा में कृषि तो पहले 35 थी, फिर 24 थी, अब 12 हो गई वकीलों की संख्या। फिर पहली लोकसभा में कृषि कार्य से संबंधित प्रतिनिधियों की संख्या 22 थी और बड़े भूमि के मालिक थे जो। और 11वीं लोकसभा में कृषि से जुड़े हुए प्रतिनिधियों की संख्या 38 हो गई, यानी बढ़ गई है, पहले 22 थी अब 38 हो गई है 11वीं लोकसभा में। उल्लेखनीय है कि पहली लोकसभा में व्यापारियों एवं उद्योगपतियों का प्रतिनिधित्व 12% था और 10वीं लोकसभा में 2% है, यानी व्यापारी उद्योगी जो है अब 2% ही रह गए हैं। तो उल्लेखनीय है कि पहली लोकसभा में ऊंची जातियों का प्रभुत्व था, किंतु वर्तमान लोकसभा में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजातियों का निर्णायक रूप से बढ़ा है, इनका प्रभाव बढ़ा है। तो उपरोक्त लोकसभा में ज़्यादा लोकतांत्रिक होने का उदाहरण है, यानी अब लोकसभा ज़्यादा लोकतांत्रिक हो गई है, लोकतंत्र के गहरे होने का प्रमाण है। तो दूसरी लोकसभा में महिलाओं की संख्या 22 थी, जब दूसरी लोकसभा थी उसमें महिलाएं 22 थी, जो 15वीं लोकसभा में इनकी संख्या 58 हो गई है और 16वीं लोकसभा में 61 महिलाएं निर्वाचित हुईं, जो अभी तक की महिलाओं में सबसे बड़ी संख्या है। और कृषि कार्य से जुड़े हुए लोगों का 27% तक प्रतिनिधित्व है, वकीलों का 9% प्रतिनिधित्व है अब, और 16वीं लोकसभा में 9% प्रतिनिधित्व है, जबकि पहले वकील 35% थे, अब वकील 9 हैं। अब उद्योगपतियों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल 0.9% हो गया, जबकि पहले तो इनकी संख्या ज़्यादा थी अब कम हो गई है। तो समाज सेवा से जुड़े 13.2% लोगों की भागीदारी लोकसभा में, जबकि 6.4% हिस्सेदारी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की है। तो 6% राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेवा के 13% हैं। तो सकारात्मक विकास हो रहा है, परंतु नकारात्मक प्रवृत्तियां भी उभर रही हैं क्योंकि अपराधियों और बहुलवादियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। भारत में पहली राजनीतिक और अपराधीकरण हुआ है, तो भारत में अब क्या हुआ, राजनीतिकरण का अपराधीकरण हुआ है, यानी राजनीतिक लोग जो हैं वो अपराधी बनते जा रहे हैं और अब अपराधियों का राजनीतिकरण हो रहा है, अब अपराधी राजनीतिक बन रहे हैं। तो इस व्यवस्था को अत्यधिक हानि हो रही है। संसदीय फोरम। तो भारत में संसदीय फोरम की शुरुआत 2005 में हुई, जब जल संरक्षण प्रबंधन और प्रथम संसदीय फोरम गठन किया गया। तो जल संरक्षण के लिए पहली बार फोरम गठन किया गया था। तो संसदीय फोरम ऐसे मंच के समान है जहां पार्टी लाइन के ऊपर उठकर, यानी लोग क्या करते हैं अपनी पार्टी से ऊपर उठकर सदस्यगण संबंधित समस्याओं पर विचार करते हुए निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह फोरम विशिष्ट समस्याओं यानी नीति निर्माण, कानून निर्माण इत्यादि पर अपने सुझाव देते हैं, तो अपने दल से ऊपर उठकर काम करते हैं इसमें संसदीय फोरम में। 13वीं लोकसभा में 4 संसदीय फोरम का गठन किया गया था, जैसे 13वीं लोकसभा में जल संरक्षण प्रबंधन संसदीय फोरम था, फिर
बच्चों पर संसदीय फोरम था, फिर जन स्वास्थ्य पर था और युवाओं पर संसदीय फोरम था। तो जल एक पर्यावरण का मुद्दा हो गया, फिर बच्चों पर और जन के स्वास्थ्य, बच्चों पर संसदीय फोरम, जन स्वास्थ्य पर और युवाओं पर। तो ये संसदीय फोरम 13वीं में थे। फिर 15वीं लोकसभा में अन्य 4 संसदीय फोरम का गठन किया गया। तो 15वीं लोकसभा में मुद्दा था जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, फिर आपदा प्रबंधन, फिर हस्तशिल्प और कारीगरों पर संसदीय फोरम और विकास लक्ष्यों पर। तो ये 15वीं लोकसभा के मुद्दे थे, यानी जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, हस्तशिल्प कारीगरों के लिए फोरम और सत्राधिक विकास लक्ष्यों पर संसदीय फोरम। अब है संसदीय फोरम संसदीय समितियों के अंदर कार्य करते हैं। तो संसद की जो समिति होती है उनके अंदर कार्य करती हैं, परंतु समितियों के क्षेत्र अधिकार का हनन नहीं होता। इनका उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है संसद को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करना, यानी संसद को अलग से एक तरह काम करने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म का प्रदान करना जहां मंत्रालय और नोडल एजेंसियों के साथ एक उद्देश्यपूर्ण परिणामोन्मुखी धारणा के साथ दल विवादों से ऊपर उठकर कार्य करें, यानी समितियां जो हैं अपने दल से ऊपर उठकर एक मुद्दे पर काम करें। ऐसे मूलभूत क्षेत्रों या जमीनी आधारभूत आवश्यकताओं या आघात सूचनाओं के आधार पर संसद को संवेदनशील बनाना। तो जो सूचना है उसके संबंध में संसद को संवेदनशील बनाना, यानी जानकारी देना संसद को, संसद स्वतः कार्य न कर सके और तथा संबंधित मुद्दों को सदन या समितियों के समक्ष उठाएं। तो संसद इसमें क्या है, कार्य खुद नहीं करती, तो समितियों के क्या करती हैं, इसके संबंध में मुद्दे को उठाती हैं और बताती है कि किस तरह से काम करना है। फिर विभिन्न संवेदनशील मुद्दों, सूचनाओं, आंकड़ों का संग्रहण करना होता है जिसमें संसद सदस्यों के में वितरित किया जा सके और संसद सदस्य विभिन्न विषयों पर अर्थपूर्ण भागीदारी अथवा बहस करते हैं। तो संसद के जो सदस्य होते हैं उसमें भागीदारी करते हैं और अर्थपूर्ण किस तरह से उसका महत्व है उस पर भागीदारी और बहस करते हैं। अब है संगठन। तो इसका गठन किस तरह से होता है? तो प्रत्येक फोरम में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को छोड़कर 31 से अधिक सदस्य नहीं होते, यानी अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, तो उसके 31 से अधिक सदस्य नहीं होते। इसमें 21 सदस्य लोकसभा से, 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। फोरम के सदस्य लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किए जाते हैं। कौन कौन इसका सदस्य होगा फोरम का? फोरम सदस्यों के संबंधित मुद्दे विशेष ज्ञान अथवा योग्यता होनी चाहिए। तो जिस मुद्दे पर फोरम बन रहा है उसके सदस्यों को उसमें विशेषज्ञता और ज्ञान होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष सामान्यतः सभी फोरम का पदेन अध्यक्ष होता है और परंतु जन स्वास्थ्य, जनता का जो स्वास्थ्य है और जनसंख्या से संबंधित फोरम है उसमें राज्यसभा का सभापति होता है। अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा का सभापति, यानी जनसंख्या और स्वास्थ्य के संबंध में सभापति अध्यक्ष करता है। फिर उपलब्धियां क्या है इनकी? तो संसदीय फोरम सत्र के दौरान लगातार सक्रिय रहा। तो लगातार ये सक्रिय रहता है जहां फोरम के विशेष सदस्य लोकसभा को संबंधित मुद्दे पर अवगत कराते हैं। 15वीं लोकसभा के दौरान 76 बैठकें संसदीय फोरम द्वारा आयोजित की गईं। तो 76 बैठकें फोरम की हुई और इन बैठकों के दौरान पर्यावरण से संबंधित, बच्चों, युवाओं से संबंधित, जल संरक्षण से संबंधित संस्तुतियाँ की गईं, यानी उस पर प्रस्ताव आए और बात हुई। और सदन के द्वारा विधायन का प्रयोग, यानी संसद के द्वारा विधान के प्रयोग किए गए और शताब्दी विकास लक्ष्यों, जो सतत विकास लक्ष्य के विषय में फोरम ने संसद को बताया कि विश्व के 1/4 गरीब, 1/3 कम वजन वाले बच्चे तथा करोड़ों लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सहायता नहीं मिल पा रही है। तो फोरम ने जानकारी दी कि 1/4 जो गरीब हैं, 1/3 कम वजन वाले बच्चे हैं, करोड़ों लोग हैं जो उनको शिक्षा, स्वास्थ्य की सहायता नहीं मिली है। संसदीय फोरम ने सुझाव दिया कि इन लोगों की सहायता एक शताब्दी विकास, यानी सतत विकास लक्ष्य के लिए सीधे हस्तक्षेप किया जाए। तो उन्होंने बताया। अब है दल बदल कानून।
तो दल बदल कानून आया। तो राजीव गांधी सरकार ने 1952 में राजीव गांधी सरकार ने 52वें संविधान संशोधन में 1985 द्वारा सांसदों एवं विधायकों को एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रावधान किया कि एक दल का दूसरे दल में जाता है तो वो फिर अब सदस्य बनने के अयोग्य होगा। तो इस संशोधन के द्वारा यदि किसी दल का निर्वाचित सदस्य या विधायक दल बदल करता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। परंतु इस अधिनियम में यह भी उल्लेख था कि यदि किसी राजनीतिक दल के 1/3 निर्वाचित सदस्य सदस्यता परित्याग कर दें, यानी 1/3 लोग अगर इस तरह से बदल दें दल को, तो दल बदल नहीं होगा बल्कि दल का विखंडन, यही वो दल ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए 52वें संविधान संशोधन 1985 के बाद समूह के द्वारा दल बदल होने लगे। तो ये संशोधन जब हो गया तो लोग समूह के आधार पर दल बदल करने लगे, 1-2 व्यक्ति नहीं जाते दूसरी दल, क्योंकि पूरा दल के आधार पर ही वो विखंडित हो जाता था दल। तो इस विसंगति को दूर करने के लिए 51वां संविधान संशोधन 2003 पारित हुआ। फिर तो पहले था 1985 में ये संशोधन था 52वां, और अब 51वां संविधान संशोधन 2003 आया, जिसके द्वारा 10वीं अनुसूची के प्रावधानों में परिवर्तन हो गया। इसके अनुसार कोई भी निर्वाचित दल जो उसके निर्वाचित दल के सदस्य अगर 1/3 सदस्य भी दल की सदस्यता का परित्याग करेंगे तो दल बदल माना जाएगा और दल बदल और दल के विखंडन की विद्यमानता को समाप्त कर दिया कि अगर दल का अंतर नहीं होगा। वर्तमान में 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर सांसदों और विधायकों की अयोग्यता के संबंधित उपबंधों का वर्णन है। यदि कोई सदस्य एक दल से दूसरे दल में जाता है तो उसकी योग्यता समाप्त हो जाएगी। तो अब है राजनीतिक दलों के सदस्य। तो राजनीतिक दल में किस तरह से काम करते हैं, तो किसी भी सदन का सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है उस सदन की सदस्यता में अयोग्य माना जाएगा यदि वह स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। यदि खुद छोड़ता है सदस्यता तो उसकी सदस्यता पर संसद की समाप्त हो जाएगी। यदि वह सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मतदान करे और मतदान जब हो रहा है तो अनुपस्थित रहे और 15 दिनों के अंदर अगर क्षमा ना पाए, यानी अपने दल से वो क्षमा ना मांगे, तो उसका सदस्यता समाप्त होगी। फिर निर्दलीय सदस्य के, यदि कोई निर्दलीय सदस्य जो बिना किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार के चुनाव जीत कर आया है, अगर वह किसी सदन की सदस्य में अयोग्य हो जाएगा या अगर वो चुनाव के बाद राजनीतिक दल की सदस्यता धारण कर लेता है तो किसी दूसरी पार्टी में मिल जाए अगर वो निर्दलीय सदस्य, तो उसकी सदस्यता समाप्त होगी। अब है नाम निर्देशित सदस्य, यानी किसी सदन का नाम निर्देशित सदस्य उस सदन के अयोग्य हो जाएगा यदि वह सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के 6 माह के बाद, यदि किसी को मनोनीत किया है और वह 6 माह के बाद राजनीतिक दल की सदस्यता अगर किसी की ग्रहण कर लेता है तो फिर वो होगा, दल बदल के आधार पर उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। अब है निर्धारण प्राधिकरण। तो दल परिवर्तन से उत्पन्न अयोग्य संबंधी प्रश्नों का निर्धारण सदन का अध्यक्ष करता है। तो कौन बताएगा कि दल बदल हुआ है, तो स्पीकर बताएगा। परंतु इस कानून के अनुसार अध्यक्ष का निर्णय अंतिम तथा इस पर किसी न्यायालय के प्रश्न नहीं उठाया जा सकता था। तो इस तरह का था कि इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना निर्णय दिया। तो उन्होंने की हो तो होलो मामले में वर्ष 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह घोषित किया कि अन्य अधिकरण की तरह अध्यक्ष के निर्णय को दुर्भावना या प्रतिकूलता इत्यादि के आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर अध्यक्ष का निर्णय गलत है या प्रतिरोध है तो उस पर न्यायपालिका के अनुसार स्वीकार के दल बदल कानून के अंतर्गत अयोग्यता का निर्धारण संसदीय प्रक्रिया का विषय नहीं है। उसने स्वीकार किया कि जो दल बदल का प्रक्रिया है वो संसद की
संसद का विषय नहीं है, यानी संसद के निर्धारण का विषय नहीं, बल्कि इस कार्य ये क्या है, ये कार्य जब आप संसद कर रहा है यानी या स्पीकर कर रहा है तो वह अर्ध न्यायिक मुद्दा है, किंतु न्यायालय में अध्यक्ष के निर्णय के अधिकार के विवाद को इस पर आधार पर खारिज कर दिया गया कि वह स्वयं ही राजनीतिक रूप से किसी पक्ष की ओर झुका हुआ है, तो इसलिए वह निर्धारण अच्छे से नहीं कर सकता, तो न्यायालय उसकी समीक्षा करेगा, यानी उसको देखेगा। फिर नियम बनाने की शक्तियाँ, तो इसमें नियम बनाने की शक्तियाँ भी हैं। तो किसी सदन में अध्यक्ष को 10वीं अनुसूची के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए नियम या विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, यानी अध्यक्ष नियम बनाएगा, और ऐसे नियम विनियम सदन के समक्ष 30 दिन के लिए रखना आवश्यक होगा, यानी सदन के समक्ष 30 दिन पर वो नियम क्या रहेंगे, रखे जाएंगे। और इन नियमों के अनुसार अध्यक्ष दल परिवर्तन का संज्ञान में तभी मतलब दल परिवर्तन जो हो रहा है तो उनको संज्ञान में तभी लेता है जब सदन में किसी सदस्य द्वारा उसे शिकायत प्राप्त होती है। तो जो नियम है तो उनके अनुसार अध्यक्ष तभी देखेगा उन नियमों को या उस व्यक्ति को कि उसका दल बदल हुआ है कि नहीं, जब उसके पास शिकायत पहुंचे किसी की। और अंतिम निर्णय लेने से पूर्व उस सदन को अपने पक्ष रखने, उसे जो सदस्य है जिसके विरुद्ध दल बदल आया तो उसे अपना पक्ष रखने का मौका देना अनिवार्य है। वह इस मामले को विशेष अधिकार समिति के पास जांच के लिए भेज सकता है, तो विशेष अधिकार की जो जांच समिति है उसके पास भेजा जाएगा। और फिर दल परिवर्तन कोई तत्काल और स्वयं में प्रभाव नहीं होता, तो दल बदल दिया जाए तो स्वयं प्रभाव नहीं होता, उसका बताया गया है। फिर अपवाद क्या है इसके, तो दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता यानी निम्न मामले लागू नहीं होंगे। तो दल बदल हो गया तो अयोग्यता पर क्या मामले नहीं लागू होंगे, तब उसे मतलब दल बदल नहीं माना जाएगा। अगर कोई सदस्य दल के टूट जाने के कारण अपने दल से बाहर हो जाए, नहीं कोई दल टूट गया है तो स्वयं अब दल से बाहर हो गया है और वह दल में तब दल में टूट मानी जाएगी। और जब वह 2/3 सदस्य अपना विलय किसी नए सदस्य, यानी 2/3 सदस्य क्या कर रहे हैं, अपना दल बदल कर लेते हैं तो उसे दल का विघटन माना जाएगा। और फिर कोई व्यक्ति कहीं भी जाए तो उसे दल बदल नहीं होगा वो। फिर सदन के स्पीकर द्वारा सदन में दोनों पक्षों के मतों की बराबरी की स्थिति में मतदान किया जाता है और स्पीकर किसी भी दल के पक्ष में मतदान कर सकता है। तो जब इस दल के मत बराबर होते हैं तो स्पीकर क्या करेगा, दोनों पक्षों के मत बराबर की स्थिति में किसी भी पक्ष में मतदान कर सकता है, क्योंकि उसका मत दल बदल अधिनियम के दायरे में नहीं आता, तो अध्यक्ष के इस दायरे में नहीं आता है। किसी निर्वाचित दल द्वारा दल के किसी भी सदस्य को स्वयं दल से निष्कासित किया जाए, तो यदि दल है जैसे किसी राजनीतिक दल है वह उस सदस्य को स्वयं निकाल दे अपने दल से, तो वो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त नहीं होगी, क्योंकि वह क्या है वो चुन कर आया है और अब उसका दल की सदस्यता बस नहीं रहेगी, बल्कि वो सांसद रहेगा। अब है समस्या, तो समस्या क्या है इस संबंध में, तो वर्ष 2016 में उत्तराखंड में तो इसकी समस्या उत्पन्न हो गई। 2016 में उत्तराखंड में कांग्रेस के 7 विधायकों ने दल बदल के विरुद्ध कार्य किया और अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 47 विधायकों में से 21 विधायकों ने कांग्रेस दल छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली, जिससे यह प्रतीत होता है कि दल अधिनियम व्यवहारिक रूप में असफल रहे हैं। और दल बदल के संबंध में सदस्यों की योग्यता का निर्धारण और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो अयोग्यता का निर्धारण स्पीकर करेगा कि उसने इतने बदल लिए हैं तो वो अयोग्य है कि नहीं, परंतु निर्धारण के लिए कोई सीमा निश्चित नहीं है कि वो कब निर्धारण करेगा। इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय सदन के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद भी नहीं आता। इन सदन का कार्यकाल समाप्त हुआ तब भी उसका निर्णय नहीं आ पाया स्पीकर का, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो राजनीतिक दल से संबंधित होता है और इसलिए लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय निष्पक्ष न होकर दलीय हितों से प्रभावित होता है। तो ये आरोप है अध्यक्ष पर।
अब है दल बदल अधिनियम के अंतर्गत ऐसे सदस्यों के संबंध में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है जिन्हें राजनीतिक दल के द्वारा स्वयं दल से निकाला जाए। तो अगर स्वयं दल से निकाला है कोई दल उस व्यक्ति को, तो फिर ऐसा नियम लागू नहीं होगा। ऐसे सदस्यों को असंलग्न सदस्य की संज्ञा दी जा सकती है। इसीलिए राजनीतिक दल का सदस्य ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है कि दल निष्कासन कर दिया जाए। अगर उसको दूसरे दल में जाना है तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेगा, वो खड़ी करेगा, उसे बाहर निकाल दिया जाए। और सदस्यता का निर्धारण सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है कि कौन सदस्य है कौन नहीं। तो पीठासीन अधिकारी बताएगा। फिर लोकतंत्र एवं दल बदल अधिनियम। तो आलोचकों के अनुसार दल बदल कानून लोकतंत्र की भावनाओं के विरुद्ध है, क्योंकि सदन अपने राजनीतिक दल के निर्णय के विरुद्ध भी आवाज नहीं उठा सकता। तो मतलब भावनाओं के विरुद्ध होता है ऐसा। सदन जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। वे अब केवल दलों के निर्देशक माने गए हैं और निर्देश करने के लिए बाध्यकारी नहीं है। मतलब तो ऐसा कहा जा रहा है कि वे जनता के प्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा के अनुसार काम करें, लेकिन ऐसा नहीं होता, उन्हें दल के अनुसार चलना होता है। और इसलिए दल बदल अधिनियम के संशोधन की आवश्यकता है। संसदों को तभी योग्य घोषित किया जाना चाहिए जब सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लंबित हो। तो जब सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लंबित हो और सरकार के गिरने का खतरा हो और अन्य मुद्दे पर उन्हें स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार मिलना चाहिए। और वे जो संविधान में एक मौखिक अधिकार है, तो उन्हें स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार होना चाहिए। अब है संसद की समितियां। तो संसद की समितियां बनाई गई हैं संसद में अलग अलग कार्य करने के लिए। तो उन्हीं के संबंध में संसद की समितियां। संसद समितियों का निर्माण लोकसभा के नियमों द्वारा किया गया है। संविधान में इसका सीधा उल्लेख नहीं है, बल्कि केवल इस आधार का मतलब इतना आधार प्राप्त है कि संसदीय समितियों का आशय ऐसी समिति जो सदन का सभापति द्वारा मनोनीत या नियुक्त की जाती है। तो सदन का जो सभापति होता है, अध्यक्ष होता है, वो मनोनीत करता है समिति को। ये समितियां स्पीकर के निर्देश के अनुसार कार्य करती हैं और अपनी रिपोर्ट का प्रतिवेदन अध्यक्ष या स्पीकर को प्रस्तुत करती हैं। और फिर इसे लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं का प्रयोग करती हैं। तो जो मतलब उन्हें स्पीकर सेवाएं प्रदान करते हैं, उनका वो उपयोग करती है। समितियों की आवश्यकता क्यों है? तो इसलिए आवश्यकता है क्योंकि संसद में सभी विषयों पर बहुत अच्छे से विचार नहीं हो पाते। तो समितियां उसकी जांच करती हैं। आधुनिक प्रशंसा में जटिलता एवं प्रशासन के बढ़ते कार्य के फलस्वरूप समितियों द्वारा कार्यपालिका पर प्रभाव स्थापित किया जाता है और संसदीय समितियां छोटे सदन के रूप में कार्य करती हैं, क्योंकि इसमें लगभग सभी दलों के सदस्यों के सदन में उनकी संख्या के अनुपात में लिया जाता है, यानी सब दल के सदस्य होते हैं उनमें। अतः ये समिति दलीय आधार पर विभाजित नहीं होती और दल के आधार पर विभाजित नहीं होती, बल्कि दल के सदस्य उनमें होते हैं और साथ में काम करते हैं। तो संसदीय समितियों द्वारा सदन को विशेषज्ञता भी प्राप्त होती है और इन समितियों से संबंधित विषय के विशेषज्ञों को समिति में लिया जाता है। ये कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करती हैं और क्योंकि इनका कार्यकाल से पूरे वर्ष चलता है, इनका कार्यकाल 1 साल से पूरे साल तक चलता है। इन समितियों में दोनों सदनों के सदस्य लिए जाते हैं। समितियों में सभी संसदीय दलों के सदस्यों को उनकी संख्या के अनुपात में लिया जाता है। तो हर राजनीतिक दल के सदस्य लिए जाते हैं, उनकी संख्या के अनुपात में लिए जाते हैं। इनकी बैठकें गोपनीय होती हैं, ये वो जांच करती हैं किसी चीज़ पर, तो उनकी बैठकें गोपनीय होती हैं। इसीलिए समिति के माध्यम से राज्यसभा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो राज्यसभा की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। समितियों के प्रकार। तो भारत के मुख्य रूप से 2 प्रकार की समितियां गठित की गई हैं, स्थायी समिति
और तदर्थ समिति। स्थायी समिति जो 1 वर्ष के लिए समय समय पर लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के द्वारा गठित की जाती हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा को मिलाकर 45 स्थायी समितियां, यानी कुल मिलाकर जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की हैं 45 स्थायी समितियां हैं जो हर साल बनती हैं, जिसमें 24 दोनों सदनों की संयुक्त समितियां हैं, यानी दोनों सदनों को मिलाकर 24 जो हैं संयुक्त रूप से बनाई जाती हैं। इनमें 21 एक सदनीय समितियां, 21 जो है एक सदनीय हैं, 21 में से जो 9 हैं वो राज्यसभा की हैं और 12 लोकसभा की हैं। तो इस तरह से कुल 45 स्थायी समितियां होती हैं। तो 24 संयुक्त वाली हो गई और 21 अलग अलग, 21 जो हैं वो अलग अलग, 21 में से 9 राज्यसभा की और 12 लोकसभा की। अब स्थायी समितियों का उल्लेखित क्या है, तो स्थायी समितियां निम्नलिखित हैं। इसमें वित्तीय समितियां जैसे लोकसभा की प्राक्कलन समिति, वित्त के संबंध में होती है प्राक्कलन समिति, लोकसभा की प्राक्कलन समिति। सरकारी उपक्रम में लोक लेखा समिति है। फिर दोनों की संयुक्त समितियां होती हैं। फिर सदन के दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए जैसे कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति इत्यादि होती है। फिर जांच समिति जैसे याचिका समिति, विशेष अधिकार समिति। फिर छावनी समिति, सेवा समिति जैसे सामान्य प्रयोजन समिति, आवास समिति, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते संबंधित समिति इत्यादि। तो इस तरह की ये समितियां होती हैं। तो स्थायी समितियां होती हैं जो स्थायी काम करती हैं और हर साल उनको चुना जाता है सदस्यों को इनके। अब है तदर्थ समिति। तो तदर्थ समिति कैसी है, इन समितियों को स्थायी समिति भी कहा जाता है। तो इन समितियों को अस्थायी समिति कहा जाता है। तदर्थ को 2 प्रकार की होती है, जांच समिति और संयुक्त प्रवर समिति। अब जांच समिति किस तरह की होती है, तो जब किसी मुद्दा आता है तो उसकी जांच के लिए बिठाई जाती है तदर्थ, थोड़े समय के लिए, और जरूरी नहीं कि हर साल आए। तो जांच समिति, तो जांच समिति का गठन समय समय पर प्रमुख घोटालों इत्यादि की जांच के लिए की जाती है, जैसे स्टॉक मार्केट घोटाला। फिर बोफर्स मुद्दे के संबंध में जांच के लिए अस्थायी जो है समितियों का गठन किया गया है। प्रवर समिति तथा संयुक्त प्रवर समिति का गठन किसी विधेयक पर विचार विमर्श करके अपनी सिफारिश देने के लिए किया जाता है। तो विधेयक होता है, उसको विचार विमर्श करके सिफारिश देने के लिए किया जाता है। तो यह है तदर्थ समिति, जो कि मतलब तदर्थ समिति की जो जांच समिति है वो तदर्थ समिति यानी कुछ समय के लिए आती है। अब वित्तीय समिति यानी लोक लेखा समिति, PAC यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। यह समिति 1921 में कार्य कर रही है। 1921 से आई थी और तब से कार्य कर रही है। जब पहली बार भारत में विधानसभा का गठन हुआ और लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य थे, जिनमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के से लिए जाते हैं, परंतु समिति लोकसभा की समिति कहलाती है। तो 15 इसमें लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं, लेकिन लोकसभा की समिति कहलाती है क्योंकि लोकसभा समिति के सदस्यों को चुनाव और दोनों सदनों द्वारा एक संकलनीय मत पद्धति के द्वारा अनुपातिक रूप से किया जाता है। उनका चुनाव किस तरह से, एकल संकलनीय मतदान पद्धति से चुनाव किया जाता है। सामान्यतः सभी दलों के प्रतिनिधि होते हैं, तो सब दल के इसमें प्रतिनिधि होते हैं। वर्ष 1967 के बाद से समिति का अध्यक्ष विपक्ष दल का कोई सदस्य चुना जाता है। तो अब इस समिति का जो अध्यक्ष होगा वो विपक्ष दल का होगा लोक लेखा में। और समिति के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष और लोक लेखा समिति के कार्य 1 वर्ष का होता है, तो 1 वर्ष के लिए चुनी जाती है जी। और इसमें लोकसभा का अध्यक्ष इसका अध्यक्ष को चुनते हैं, यानी विपक्ष वाला होता है। इसमें कोई मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता, यानी जो मंत्री बनाए जाते हैं तो मंत्री इसके सदस्य लोक लेखा समिति के नहीं होते हैं। भारत में संघ और राज्यों के लोक लेखा परीक्षण का अधिकार भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक नहीं CAG को है, तो कैग भी कहते हैं। तो CAG को क्या है, नियंत्रण लेखा परीक्षण का कार्य
उनका अधिकार है। यह नियंत्रण महालेखा परीक्षक के लेखाओं की परीक्षा करता है। नियंत्रण महापरीक्षक जो है वो लेखा परीक्षण करता है, तो उसकी रिपोर्ट की परीक्षा ये करते हैं लोक लेखा वाले। तो राष्ट्रपति द्वारा इन लेखाओं की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाता है और फिर लोक लेखा समिति का कार्य द्वितीयक होता है, यानी इनका कार्य उस रिपोर्ट की अब जांच करना है, क्योंकि यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का कार्य करते हैं। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने जो रिपोर्ट दी उस पर काम करना इनका काम है, इसलिए इनका कार्य द्वितीयक होता है। फिर इनके कार्य क्या है, तो मूल कार्य इनका देखना है कि पैसा उसी मद से खर्च हुआ है कि जिससे लिया गया था, यानी जिस उद्देश्य से पैसा लिया गया तो उसी में खर्च किया है कि नहीं। क्या इस खर्च के लिए संसद ने अनुमति प्रदान की थी कि नहीं। यदि खर्च संसद की अनुमति से ज़्यादा था तो अतिरिक्त खर्चा तो नहीं हुआ, यानी अगर अनुमति से ज़्यादा खर्च हुआ तो अतिरिक्त खर्चा तो नहीं हुआ, यह देखेंगे। यदि हुआ है तो कौन ऐसी परिस्थितियों में उत्तरदायी है, कौन सी परिस्थितियों में हुआ है। फिर लोक लेखा समिति नियंत्रण महापरीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। नियंत्रण महालेखा परीक्षक है तो उसकी जांच करेगी और उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके सदन के पटल पर रखेगी। के लेखा परीक्षण जो हुआ उसका निष्कर्ष बताएगी वो। लेखा समिति नियंत्रण महालेखा की परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है और अंतिम तैयार रूप से सदन के पटल पर रखती है। अतः लोक लेखा समिति अपने कार्य संपादन के लिए नियंत्रण महालेखा परीक्षक की सहायता लेती है। लेखा समिति वित्तीय क्षेत्रों की पुरानी समिति मानी जाती है और लेखा समिति सहित अन्य समितियां भी सरकार की नीति विषयक मुद्दों की आलोचना नहीं, तो सरकार की जो अन्य विषय के मुद्दों की आलोचना नहीं करती, बल्कि लेखा समिति को कभी कभी प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों समितियों का कार्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो लोक लेखा समिति होती है जो 22 सदस्यों की होती है, 15 + 7। अब है प्राक्कलन या आकलन समिति, तो ये सबसे बड़ी समिति है। यह संसद की स्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति है। आकलन समिति केवल लोकसभा की 30 सदस्यों से निर्मित होती है, तो इसमें लोकसभा बस के सदस्य होते हैं, वो भी 30। इस समिति का गठन केवल लोकसभा में किया जाता है। आकलन समिति के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा होता है। इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। समिति का गठन सर्वप्रथम 1950 में किया गया था। समिति का कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है। सत्तारूढ़ दल का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष नहीं होता है। जब सरकार अपना बजट लोकसभा में प्रस्तुत करती है तो इसके बाद इस समिति का गठन किया जाता है। यह समिति सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं करती और लेखा समिति या आकलन समिति दोनों एक दूसरे की पूरक के रूप में भूमिका देखा जाना चाहिए, क्योंकि लोक लेखा समिति खर्च पर नियंत्रण और का आकलन नियंत्रण तथा आकलन समिति खर्च के आकलन को नियंत्रित करने का कार्य करती है कि कितना खर्च होना चाहिए। इसीलिए दोनों को जुड़वा बहनें कहा जाता है। यह सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करती है कि इसमें इतना खर्च नहीं करें आप, इसीलिए इसे स्थायी मितव्ययी समिति कहा जाता है। यानी सरकार के खर्चों को देखती है, खर्च करने से पहले देखती है और वो लोक लेखा खर्च होने के बाद देखती है, तो इसलिए जुड़वा बहन है ये। तो इसका कार्य क्या है, इसके निम्नलिखित कार्य हैं। जैसे पहला कार्य है बजट अनुमान। जब बजट होता है, पास होता है, तो बजट अनुमान पर अध्ययन करने के बाद सुझाव देना। क्या बजट में शामिल नीतियों से मितव्ययिता या संगठन में सुधार, कार्यकुशलता और प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं, तो उसके संबंध में सुझाव देती है। कार्यकुशल कैसे किए, प्रशासन किस तरह से चलाएं और बजट भी मितव्ययी कैसे बने, तो उसमें नीतियां में देती है अपने। फिर बजट के वैकल्पिक नीति की सिफारिश करना, जैसे प्रशासन में कुशलता और मितव्ययिता लाए जा सके, तो उसमें ये अपनी सिफारिश करेगी। इसकी ये तथ्य की जांच करना कि क्या बजट अनुमान के अनुसार आवंटित धन उचित ढंग से सही जगह लगाया गया है अथवा नहीं, तो बजट के अनुसार वो धन लगा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं या नहीं। इस समिति का उद्देश्य भी सिफारिश की जाती है कि बजट अनुमान किस प्रारूप में संसद में पेश किया गया है। अब है जांच समितियां। इस तरह प्राक्कलन समिति के कार्य हो गए। अब है जांच समितियां होती हैं जो
तो जांच समितियों का असर उन समितियों से जो लोगों के लिए प्रस्तुत आवेदनों की जांच एवं संसद के विशेष अधिकारों से जुड़े प्रश्नों और सांसदों के आचरण विषयक मूल्यों की जांच करती हैं। यानी सदन में जो आवेदन आते हैं उसकी जांच करते हैं, संसदों के विशेष अधिकार के जो प्रश्न होते हैं उनकी जांच करती हैं, और संसद जो है उनके आचरण कैसे हैं इनकी जांच करती हैं। तो जांच समितियां होती हैं। तो इसमें प्रकार होते हैं जैसे याचिका समिति, विशेष अधिकार समिति और आचरण समिति। याचिका समिति जो है प्रत्येक सदन की एक याचिका समिति होती है और इस समिति में लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। याचिका समिति से प्रत्येक याचिका की जांच करती है जो सदन में पेश किए जाते हैं। जांच करने के बाद समिति को निर्दिष्ट हो जाती है। यह समिति आम आदमी की सिफारिशों को दूर करने, आम आदमी की जो शिकायतें हैं तो उसको दूर करने के मामले में महत्वपूर्ण कार्य कर चुकी है। इस प्रकार यह समिति ओम्बुड्समैन या सार्वजनिक शिकायत समिति का रूप लेने की क्षमता रखती है। तो सार्वजनिक शिकायत समिति जो होती है उसका रूप लेने की क्षमता रखती है। तो याचिका समिति होती है। अब विशेष अधिकार समिति, यह समिति आमतौर पर दोनों सदनों में उनके पीठासीन अधिकारियों द्वारा प्रत्येक वर्ष गठित की जाती है और इसमें लोकसभा के 15, राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। यह समिति संसद और उसके सदस्यों की शक्तियों एवं उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो संसद जो है सदस्य होते हैं, संसद के सदस्यों की शक्तियों उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो विशेष अधिकार की समिति है। अब आचरण समिति, इस समिति का कार्य संसद के सदस्यों को अनुशंसाएं मर्यादा बनाए रखना है। तो इसका कार्य संसद सदस्यों पर आचरण संहिता लागू करवाना है तथा संसद में दुर्व्यवहार संबंधी मामलों की जांच करना और दोषी पाए जाने वाले उचित कार्यवाही की सिफारिश करती है। इस समिति का गठन 1997 में किया गया था। लोकसभा में की समिति, इसमें 20 लोकसभा के 20 और राज्यसभा में 10 राज्यसभा की समिति में 10 सदस्य होते हैं। तो इस तरह से इसकी आचरण की समिति होती है। तो लोकसभा में होती है, राज्यसभा में होती है। इस तरह से विशेष अधिकार भी होती है। अब है नियंत्रण संबंधी समिति, यानी किसी चीज़ पर नियंत्रण रखने के संबंध में जो समितियाँ बनाई जाती हैं वो है नियंत्रण समिति। इसके बाद ये है तो नियंत्रण संबंधी समिति। सरकारी आश्वासन समिति, इस समिति का कार्य सदन में विभागों द्वारा दिए गए आश्वासन की जांच करना है कि क्या दिए गए आश्वासन पूरे किए गए हैं या नहीं। तो सरकारी आश्वासन की जांच करना है। अब है प्रधान विधायन समिति, यह समिति जांच करती है कि क्या प्रशासनिक अधिकारी द्वारा विधि निर्माण सदन के निर्देशों के अनुरूप किया गया है या नहीं। तो प्रदत्त विधायन की समिति यानी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो विधि का निर्माण किया गया है तो उसके अनुसार है कि या नहीं। अब है महिला सशक्तिकरण समिति, यह समिति सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए प्रयासों की जांच करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट पर अंतिम टिप्पणी करती है और यह समिति 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा के होते हैं। अब है प्रतिदिन के कार्य संबंधी समिति, यानी डेली रोज के जो कार्य होते हैं उसके संबंध में समितियां बनती हैं। तो है पहली कार्य मंत्रणा समिति, यानी प्रत्येक दिन में एक कार्य मंत्रणा समिति होती है। लोकसभा के अध्यक्ष सहित इस समिति में 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ही इस समिति का पदेन सभापति होता है। तो कार्य मंत्रणा में लोकसभा का अध्यक्ष इसका पदेन सभापति होता है और राज्यसभा में उपसभापति होता है। इसमें 11 सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा में 11 और इसमें 15। तो राज्यसभा का सभापति इन समितियों का पदेन सभापति होता है और अन्य कार्य के लिए सदन में समय आवंटन किया जाता है, कब क्या काम होना है और निर्धारण किया जाता है। समिति तब तक कार्य करती है जब तक कि इसका पुनर्गठन ना हो जाए। तो कार्य मंत्रणा समिति बनी रहती है। अब है नियम समिति,
तो नियम होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष सहित नियम समिति में 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष समिति का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा में उपसभापति होते हैं, इसमें 16 सदस्य होते हैं। राज्यसभा का सभापति इस समिति का पदेन सभापति होता है। समिति का मूल कार्य सदन से संबंधित नियमों का निर्माण करना है, जिससे सदन का संचालन प्रभावी हो सके, और नियम समिति की अनुशंसा के आधार पर विभागीय समितियों की स्थापना की गई है। तो हर एक विभाग के लिए नियम समिति बनाई गई है। अब है रख रखाव के संबंध में समितियां बनाई गई हैं। तो सामान्य उद्देश्य रख रखाव यानी करना है किसी चीज़ का, तो उसके लिए तो सदस्य जो संसद के सदस्य होते हैं उनके रख रखाव में होती हैं। तो सामान्य उद्देश्य समिति, तो इसमें क्या है, संबंधित सदन का पीठासीन अधिकारी समिति का पदेन सभापति होता है। सो जो जिस सदन का है तो सभापति उसका जो होगा वो पदेन सभापति होगा। इसमें लोकसभा में अन्य उद्देश्य समितियों को कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, कब तक काम करेंगी, और लोकसभा के विघटन तक कार्य करती हैं। लेकिन इनके सदस्यों में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, पैनल के सदस्य और संसदीय समितियों के चेयरमैन, मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के नेता और वे सदस्य जो स्पीकर द्वारा मनोनीत होते हैं। ऐसे मामलों की समितियों के अंतर्गत और जो इनकी समितियों के अंतर्गत ना आता हो, यानी किसी और समिति के अंदर ना आता हो, वह सामान्य उद्देश्य समिति को सौंप दिए जाते हैं। तो लोकसभा का स्पीकर इसके पदेन सभापति होते हैं, और राज्यसभा में भी इनका संरचना लोकसभा की भांति होती है, और इनकी अवधि पुनर्गठन तक होती है। जब तक इनका पुनर्गठन नहीं हो जाता तब तक ये कार्य करती हैं। तो सामान्य उद्देश्य समिति है। अब है आवास समिति। तो सदन में प्रत्येक सदन की एक आवास समिति होती है, जो सदन के सदस्यों को आवास, खान पान, चिकित्सा आदि सुविधाएं उपलब्ध कराती है। अब है पुस्तकालय समिति। यह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति होती है, यानी दोनों सदन के सदस्यों के लिए एक संयुक्त समिति होगी जो पुस्तकालय की देखरेख करेगी। इसमें लोकसभा के 6 सदस्य होते हैं और अध्यक्ष द्वारा राज्यसभा के 3 सदस्य होते हैं। तो इसमें सभापति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और समिति में प्रत्येक वर्ष गठित की जाती है, हर साल गठित होती है। इसका मुख्य कार्य पुस्तकों के चयन के लिए नियम बनाना और प्रभावी योजनाओं से संबंधित मामलों को अध्यक्ष के परामर्श लेती है। ये फिर है संसद के सदस्यों के वेतन भत्तों से संबंधित संयुक्त समिति। तो वेतन भत्तों के लिए होती है। तो वेतन भत्ते अधिनियम 1954 के अधीन नियम बनाने के लिए संयुक्त समिति गठित की गई है। इसमें लोकसभा के 10 और राज्यसभा के 5 सदस्य होते हैं। इस समिति का मुख्य कार्य संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए चिकित्सा, आवास, टेलीफोन, डाक सुविधाओं तथा दैनिक और यात्रा भत्ते की अदायगी आदि विनियमित करने के लिए नियम बनाना है। अब है कल्याण संबंधी समिति। तो अनुसूचित जाति जनजाति समिति है ये, तो कल्याण से संबंधित है, यानी अनुसूचित जाति जनजातियों के कल्याण के लिए बनाई जाती है। समिति अनुसूचित जाति जनजाति की रिपोर्ट की जांच आयोग होते हैं, जो उनकी रिपोर्ट की जांच करना आवश्यक सुझाव देती है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा से आते हैं। समिति में किसी मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जाता, और इस समिति का कार्य देखना है कि क्या सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों को उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है या नहीं। इसके अतिरिक्त समिति अनुसूचित जाति जनजातियों से संबंधित कार्य योजनाओं की निगरानी करती है। अब है महिलाओं के सशक्तिकरण की समिति। तो वर्ष 1996 में महिला वर्ष के अवसर पर महिलाओं के उत्थान के लिए राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा विशेष उपाय करने के समर्थन किया गया। परिणाम स्वरूप 1997 में नियम समिति की सिफारिश पर महिलाओं कल्याण के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया गया, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा स्पीकर के द्वारा और 10 राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, और राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में रिपोर्ट की जांच करेगी।
जांच की जाएगी। महिलाओं को समानता उत्थान के लिए सुझाव देती है। तो इस तरह महिलाओं के प्रतिनिधित्व के उपाय बढ़ाने पर सुझाव देगी ये। अब है विभागीय समितियां। तो विभागों के स्तर पर जो होती हैं उन्हें विभागीय समिति कहेंगे। तो विभागीय समिति का मूल कार्य संसद द्वारा कार्यपालिका पर प्रभावी वित्त नियंत्रण स्थापित करना है। यानी कार्यपालिका जो है, जो पैसा मांगती है, तो उसके वित्त पर नियंत्रण रखना है, हर विभाग के देखेगी। क्योंकि विभिन्न विभागीय समितियां मंत्रालय के अनुदान की मांग पर बारीकी से चर्चा करती हैं। इसीलिए बजट पर गंभीर चर्चा से पहले संसद के द्वारा बजट के विभागीय समितियों को सौंप दिया जाता है और विभागीय समितियों के माध्यम से राज्यसभा की भी वित्तीय नियंत्रण की भूमिका बढ़ जाती है। यह उल्लेखनीय है कि पहले संसद के द्वारा वित्तीय नियंत्रण के लिए 3 समितियों का गठन किया गया था, परंतु अमेरिका से प्रेरित होकर भारत ने भी विभागीय समितियों का गठन किया। तो लोकसभा में समय अभाव के कारण प्रत्येक विभाग की अनुदान की मांग पर चर्चा हो पाना संभव नहीं होता, अतः ग्लोटिन का सहारा लिया जाता है। इसीलिए लोकसभा में नई परंपरा का जन्म हुआ, जिसका आधार अमेरिकी व्यवस्था से लिया गया था। लोकसभा में नियमित समितियों ने वर्ष 1989 में 3 विभागीय समितियों की स्थापना की, प्रावधान किए थे। बाद में 17 विभागीय समितियों में परिवर्तित हो गई और फिर 1993 में विभागीय समितियों के पुनर्गठन किया गया। तो वर्तमान में 24 है। इनमें 16 समितियां लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में और 8 राज्यसभा के सभापति के नियंत्रण में कार्य करती हैं। और प्रत्येक विभागीय समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिनमें लोकसभा में 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। तो हर एक विभाग के संबंध में समितियां होती हैं जो सब विभागीय स्तर पर जांच करती हैं। इसमें लोकसभा में 21 होते हैं और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। इन विभागीय समितियों का निर्वाचन नहीं होता, अपितु लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा द्वारा मनोनीत किया जाता है। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इनके कार्य निम्नलिखित कार्य होते हैं, जैसे मंत्रालय विभागों के अनुदान की मांग पर विचार करना, फिर मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना, ऐसे विधेयकों पर विचार करना जो सभापति द्वारा निर्देशित होते हैं। तो ऐसे विधेयक जो सभापति दें उनको, तो वो उस पर विचार करेंगी। फिर विभागीय समितियों में कोई भी मंत्री सदस्य नहीं हो सकता है। समितियों के द्वारा सरकार की नीतिगत आधार पर आलोचना नहीं की जा सकती है। तो नीतियों के आधार पर आलोचना नहीं करेंगी वो। अब इस तरह की समितियां हैं। वाणिज्य मंत्रालय हैं, उनके संबंध में समितियां हैं। वाणिज्य समिति वाणिज्य मंत्रालय या कपड़ा या गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली समितियां हैं। हर मंत्रालय के संबंध में उनकी समितियां बनाई गई हैं। तो समितियों की कमियां क्या हैं? तो समितियां सरकारी नीतियों की आलोचना नहीं करती हैं। नीतियों की आलोचना नहीं करती, ये कमी है। फिर सदस्यों में मंत्रियों की उपस्थिति नहीं रहती। समितियों में राजनीतिक आधार पर मतभेद सार्वजनिक होते रहे हैं। समितियों की अनुशंसाएं केवल परामर्शकारी होती हैं, सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती, तो केवल परामर्श ही दे सकती हैं। अब समितियों के सदस्यों की उपस्थिति नहीं होती। समितियों में आधे सदस्यों की उपस्थिति कोरम के लिए अनिवार्य होती है। तो इस तरह से था। और